हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो स्वागत करती हूं मैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट पेपर नंबर 2 की एसएसटी सब्जेक्ट की, जिससे रिलेटेड हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो रीड करेंगे। ये क्वेश्चंस सभी जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन एक तरह से पीवाईक्यूज हैं। तो आज की क्लास में मिक्स्ड क्वेश्चन आपको एसएसटी सब्जेक्ट के मिलेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन आपको पेडागोगी के भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें क्लास को। बाकी शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता है उसके किस स्थल से विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये क्वेश्चंस हम बहुत सारी क्लासेस में पहले भी जो है वो रीड कर चुके हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपका एक मेमोरी पावर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और मेमोरी में हमेशा वो बात जो है वो याद रहती है। तो चलिए, जो विशाल स्नानागार हैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। जो ग्रेट बाथ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, जिसको मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। ये भी आपने याद रखना है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अच्छा, कालीबंगा, कालीबंगा जो है यहाँ पर जो है वो अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। और कालीबंगा का अगर शाब्दिक रूप अर्थ आपसे पूछा जाता है तो काले रंग की चूड़ियां इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ होगा। लोथल जो है बहुत बड़ा एक गोदियार्ड था। ठीक है, एक डॉकयार्ड था बहुत बड़ा, यानी कि बंदरगाह थी एक बहुत बड़ी हड़प्पा सभ्यता की। तो ये सभी आपने ऑप्शन याद रख लेने हैं। बाकी विशाल जो ग्रेट बाथ मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का ही कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो किस लिपि में उत्कीर्ण थे। उत्कीर्ण का मतलब यही होता है कि कौन सी लिपि में जो थे वो लिखे गए थे या फिर छपे थे, या फिर उत्कीर्ण का मतलब होता है उकरे थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो अभिलेख थे अशोक के, अशोक आपको पता है जो मुगल सॉरी मौर्य साम्राज्य था उसका बहुत महान शासक था। ठीक है, तो ये जो अशोक था ये बहुत महान शासक होकर उभरा है और इसने बहुत सारे अभिलेखों की रचना करवाई थी। इसका जो था वो कलिंग के युद्ध, जो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके युद्ध के बाद जो था वो इसका जो था वो एक मतलब मन परिवर्तन हो गया था कि इसने ये निर्णय किया था कि आज के बाद मैं किसी भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा या किसी भी प्रकार का जो एक रक्त संहार है या जन संहार है वो नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत सारे अभिलेखों की जो मतलब कि बहुत सारे अभिलेखों की रचनाएं करवाई थी। बहुत सारे अभिलेख जो थे, बहुत सारे शिलालेख जो थे वो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारे अभिलेख जो थे इसके वो कौन सी लिपि में लिखे जाते थे। वैसे तो इसने हर लिपि में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है अपने अभिलेखों में, लेकिन जो मैक्सिमम लिखे हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हैं, वो लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ब्राह्मी आपने याद रखनी है। ब्राह्मी लिपि में इसके मैक्सिमम जो अभिलेख थे, जो इसने अभिलेख छपवाए थे वो ब्राह्मी लिपि में ही छपवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चोल काल में वेट्टी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और 7th की क्लास का ये क्वेश्चन है, 7th या 8th की क्लास में होगा शायद। तो बेट्टी जो है उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेट्टी क्या होती थी चोल काल में? बेट्टी होती थी जमीन का सॉरी बलात् श्रम। ठीक है, जो जबरी मजबूरी करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी, वो होती थी। ठीक है, यानी कि बलात् श्रम मतलब कि जबरदस्ती आपसे मजदूरी करवाई जा रही है कि आपका मन नहीं है मजदूरी करने का उस जगह पे, लेकिन आपसे जबरन जो है वो काम लिया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे जो है वो काम उस जगह पे करवाया जा रहा है। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था, चोल काल की ही बात नहीं है, जो हमारा प्राचीन समय था उसमें आपको पता है जो बंधुआ मजदूरी थी वो फेमस थी। जो एक तरह से जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे कि जो गरीब होते थे उनको एक मतलब कि थोड़े से पैसे के नाम पर जो थे वो एक तरह से पूरी उम्र के लिए अपना जो था वो नौकर बनाकर रख लेते थे। तो जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती थी चोल काल में उसको बेट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में।
नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम सीटेट के एग्जाम में ये इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और मैं बहुत बार इस टॉपिक को आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर स्पेसिफिक इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको लेकर आऊंगी। तो आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं कि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है या थ्योरी पढ़नी है, आप तब भी मुझे बता सकते हो। तो 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, जिसको क्या कहा जाता है, और इसको इसके दो तीन नाम हैं। सैनिक विद्रोह इसको कहा जाता है, इसको जो है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। तो ठीक है, ये 1857 का विद्रोह जो था, ये स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई थी, इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन मैं आपको, वैसे तो मैं बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और पहली ही बार इस क्लास को देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करूं कि उस टाइम पर अगर आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये वैसे तो ये याद करना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ये पूछा जाता है। आपने सिर्फ एक नाम याद रखना है, आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब क्या हुआ कि जब 1857 का विद्रोह जो था वो असफल हो गया था, ठीक है, जो ब्रिटिश थे उस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया तो उसके बाद कौन सा पद आया? इसके बाद आया वायसराय का पद। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो भी आपसे, अच्छा, 1857 के समय तो आपसे पूछा गया कि गवर्नर जनरल कौन था। अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो तब भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा। तो ये दो से तीन क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। लॉर्ड कैनिंग जो था पहला वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के युद्ध के समय या विद्रोह के समय जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो दो से तीन क्वेश्चन हमारे यहीं से क्लियर हो जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने याद रख लेना है। बाकी लॉर्ड रिपन कर्जन जो है वो बहुत बंगाल विभाजन के लिए फेमस है। 1905 में लॉर्ड डलहौजी जो है वो भी बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सारे ऐसी काम करवाए हैं जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए हैं, जैसे एक रेल वाला जो काम हुआ था, और रेलवे की शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, और इसने क्या किया था? डाक सुधार मतलब किए थे, टेलीग्राफी की सुधार किए थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी हम कहते हैं, उसकी शुरुआत जो थी लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन जो थे वो भी बहुत फेमस थे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना की थी लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट जो था, प्रेस एक्ट जो था, इसकी समाप्ति इन्होंने कर दी थी। और नियमित प्रथम जनगणना जो थी हुई थी वो भी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो था 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, 4 सालों तक इन्होंने जो था वो वाइसराय का पद जो था वो संभाला था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी लॉर्ड कर्जन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। लॉर्ड कर्जन जो थे वो किस लिए फेमस थे? इन्होंने बंगाल का विभाजन जो था वो किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का आपने याद रखना है, रेलवे की शुरुआत की थी, और दूसरा था इन्होंने जो था वो टेलीग्राफी सुधार किए थे, यानी कि डाक सुधार भी इनके टाइम में हुए थे। लोक निर्माण विभाग आपने याद रखना है। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्थायी बंदोबस्त। जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक एक क्लास भी आपको डाली हुई है। अगर आप चैनल पर विजिट करें तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे ही तथ्य जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट जो थी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो था 1793 में, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो कब लागू किया गया था। तो 1793 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1753 में जो था 93 में जो था वो स्थायी बंदोबस्त की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 20, 1875 में। ठीक है, 1875 में जो था वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए ये भी इनका नारा था। ये बहुत फेमस है, ये पूछे जाते हैं
स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है कि भारत की ओर जो वेदों की ओर लौटो का नारा था वो किसने दिया था, ठीक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आपने याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंपल तरीके से कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है? तो ये सभी बाल विवाह से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है? प्रदीप्ति वृत्त जो है वो कहते हैं, ठीक है? उम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि दिन और रात जो है वो ये वृत्त जो है वो विभाजित करता है। जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें ऐसे इस प्रकार से जो खड़े तरीके से जो लाइन लगी होती है जिसमें एक तरफ दिन अंधेरा दिखाया गया होता है और एक तरफ जो है वो रोशनी दिखाई गई होती है, तो उसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है? नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परपटी जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन-सा है? तो वो कौन-सा है? वो है एल्यूमीनियम, ठीक है? एल्यूमीनियम जो है वो पृथ्वी की परपटी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएँ जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ठीक है, तूफान, ये सारी घटनाएँ जो हैं वो होती हैं। तो ये कौन-सी परत में होती हैं? ये होती हैं ऑप्शन नंबर बी क्षोभमंडल में, ठीक है? क्षोभमंडल में ये सारी घटनाएँ जो हैं वो होती हैं, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो किसे माना जाता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो किसे माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा? ये माना जाता है अमेज़न वर्षा वन को, ठीक है? अमेज़न वर्षा वन को जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय समिति की जो संविधान की जो प्रारूप समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, ठीक है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे इन्होंने आंदोलन चलवाए थे जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन है, ठीक है? बहुत सारी इनके द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई थी। ये जो थे वो दलितों के पक्ष में बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है, ठीक है? तो इनको संविधान निर्माता कहा जाता है, ये आपने याद रखना है या संविधान का जनक भी इनको ही कहा जाता है, ठीक है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी, ठीक है? भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है? नेक्स्ट है आता है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन-सी रूपांतरित चट्टान जो है मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसका उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की चट्टानें दी गई हैं, तो कौन-सी चट्टान जो है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ठीक है? संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। तो बहुत सारी एक क्लासेस में आपको स्पेशली पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल से रिलेटेड। तो कानून के समक्ष समानता जो है फंडामेंटल राइट का जो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है? जो कि हमें ये मतलब समानता देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, फिर चाहे वो बहुत बड़ा एक मतलब राष्ट्रपति मान लो बहुत बड़े पद पर हो, चाहे वो फिर एक घर में मज़दूरी करने वाला छोटा-सा मज़दूर हो। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो है आर्टिकल 14 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट में आता है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है? कितने वर्ष का? 6 वर्ष का उनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किसकी अध्यक्षता में की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यानी कि स्पीकर के द्वारा, ठीक है? और अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा जो बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं कि अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा और अगर बैठक बुलानी है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए 73 नंबर का जो संशोधन था 1992 में, ठीक है? 1992 में जो 73rd नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी, उसमें जो था वो
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो था वो दिलवाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि न्यायपालिका द्वारा जारी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है अवैध हिरासत से व्यक्ति को स्वतंत्र करवाना, ठीक है? अवैध हिरासत से व्यक्ति को स्वतंत्र करवाना, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि इतिहास विशिक्षण के ये पेडागॉजी के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इतिहास शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक स्रोत है, जो प्राइमरी सोर्स है, वो उसका उदाहरण है? तो इतिहास का अगर शिक्षण करवाया जा रहा है, हिस्ट्री की अगर टीचिंग करवाई जा रही है, तो जो प्राइमरी सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? तो प्राइमरी सोर्स इनमें से रहेगा गुप्त काल के सिक्के, ठीक है? गुप्त काल के सिक्के पाठ्य पुस्तक हमारा सोर्स नहीं रहेगा और ना ही तो इतिहासकारों के लेख रहेगा। गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी सोर्स जो है वो रहेगा, ठीक है? इतिहास शिक्षण में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समालोचनात्मक चिंतन जो है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन-सी है? ये भी पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एसएसटी पेडागॉजी के, ठीक है? तो अगर आपको ये पूछा गया है कि जो एसएसटी की क्लास है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी जो एक्टिविटी है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि किसी ज्वलंत मुद्दे पर बहुस्तरीय दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना, ठीक है? बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मतलब चर्चा करवाई जाए बच्चों से, ठीक है? तो बहुस्तरीय दृष्टिकोणों का यानी कि सभी बच्चों के उसमें व्यू लेना बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट जो है वो मतलब गतिविधि एक्टिविटी जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट आता है मानचित्र पढ़ने, मैप रीडिंग के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों में मुख्य रूप से किस योग्यता का होना आवश्यक है? तो मैप रीडिंग के लिए जो योग्यता चाहिए वो कौन-सी योग्यता है? कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं का सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, ठीक है? बच्चे जो हैं वो स्थानों को समझें और उनकी दूरी को उचित तरीके से समझ जाएँ, दिशाओं का बच्चों को पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है वो मैप रीडिंग बच्चे जो हैं वो कर बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में थे और मैक्सिमम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस जो थे वो आज की क्लास में ऐड किए हुए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।